स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस लेक्चर। जैसा कि हम इससे पिछले लेक्चर में लिक्विड मेटल फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को डिस्कस कर रहे थे, तो उसी डिस्कशन को इस लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने वहाँ पे डिस्कस किया था कि इस रिएक्टर के अंदर हैवी वाटर के बजाय लिक्विड मेटल सोडियम यूज़ किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि लिक्विड मेटल सोडियम यूज़ किया जाता है। सोडियम, ठीक है, यूज़ किया जाता है कूलेंट के तौर पे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑर्डिनरी वाटर या फिर हैवी वाटर क्यों नहीं इस्तेमाल किया जाता है इस रिएक्टर में? यहाँ पे मेटल क्यों यूज़ किया जाता है जो कि सोडियम होता है, उसे लिक्विड फॉर्म में इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि उसकी जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू वाटर के। ठीक है, तो इस डेंसिटी के ज़्यादा होने की वजह से वो कूल ज़्यादा तेज़ी से होता है, यानी कि जब ठंडा उसे किया जाता है, कंडेंस किया जाता है, तो वो तेज़ी से होता है एज़ कम्पेयर टू वाटर के। तो सुनिए, जो सोडियम होता है ये हमारे पास सॉलिड होता है एट रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर को मैं RT से शो कर रही हूँ। ठीक है, और ये लिक्विड होता है हमारे पास, ठीक है, लिक्विड होता है एट 98 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, यानी कि 98 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है और इसे हीट ट्रांसफर करने के लिए अच्छा फ्लूइड कंसिडर किया जाता है। तो सुनिए, जब हम ब्रीडर रिएक्टर का सेटअप डिस्कस करते हैं तो उसके अंदर हम देखते हैं कि जो हमारे पास कोर होती है, ठीक है, कोर के अंदर हमारे पास 15 से 30% तक उसके अंदर मौजूद होता है यूरेनियम 235। ठीक है, और जो रिमेनिंग हिस्सा है उसके अंदर हमारे पास यूरेनियम 238 मौजूद होता है, जो कि एक ब्लैंकेट की तरह मौजूद होता है यूरेनियम 235 के इर्द गिर्द। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि वो एक चादर की तरह मौजूद होता है यूरेनियम 235 के इर्द। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि यूरेनियम 235 एक फिजनेबल मटेरियल है, यानी कि ऐसा मटेरियल जिसके अंदर फिजन का प्रोसेस होता है, तो जब यूरेनियम 235 के अंदर फिजन का प्रोसेस होता है तो उस प्रोसेस की वजह से न्यूट्रॉन्स जो हैं वो एमिट आउट होते हैं कुछ फ्रेगमेंट्स के साथ। ठीक है, जब वही न्यूट्रॉन इस यूरेनियम 238 के साथ स्ट्राइक करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो रिएक्शन बनता है उसमें हमारे पास यूरेनियम 238 और 92 के ऊपर जब वही न्यूट्रॉन स्ट्राइक करें तो हमारे पास बन जाता है यूरेनियम 239 92। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास एक्साइटेड फॉर्म में यूरेनियम का न्यूक्लियाई आ गया है। ठीक है, जब ये यूरेनियम हमारे पास डिके करता है, क्योंकि ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये जब डिके करेगा तो हमारे पास ये बीटा एलिमेंट्स को एमिट आउट करने के बाद नेप्ट्यूनियम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, हमारे पास नेप्ट्यूनियम आता है जिसका एटॉमिक मास होता है 239 और एटॉमिक नंबर होता है 93। अब ये जो नेप्ट्यूनियम है ये भी फर्दर डिके करता है, यानी कि ये बीटा रेडिएशंस को एमिट आउट करता है और बीटा पार्टिकल्स को एमिट आउट करने के बाद ये प्लूटोनियम में कन्वर्ट हो जाता है जिसका एटॉमिक मास होता है 239 और एटॉमिक नंबर होता है 94। और सुनिए, जो प्लूटोनियम होता है ये फिजाइल न्यूक्लियस कहलाता है, यानी कि ये फिजनेबल मटेरियल है और इसके अंदर फिजन का प्रोसेस हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, इसे प्लूटोनियम के ऊपर जब न्यूट्रॉन्स को बम्बार्ड करवाया जाए तो हमारे पास जो रिएक्शन आता है उसमें यूरेनियम 239 और प्लूटोनियम 239 और इसका एटॉमिक नंबर है हमारे पास 94। तो ये हमारे पास दो न्यूट्रॉन्स को इमिट आउट करता है। ठीक है, टू न्यूट्रॉन्स एमिट आउट होते हैं, साथ ही हमारे पास फ्रेगमेंट्स भी एमिट आउट होते हैं जिनको मैं यहाँ पे एक्स और वाई से डिनोट कर रही हूँ, और साथ ही हमारे पास एनर्जी भी रिलीज आउट होती है जो कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होती है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के। तो स्टूडेंट्स, ब्रीडर रिएक्टर्स की एक और ख़ास बात ये होती है कि इन रिएक्टर्स के अंदर मॉडरेटर्स का यूज़ नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ कि मॉडरेटर्स का यूज़ नहीं होता। तो स्टूडेंट्स, मॉडरेटर्स एक्चुअली हमारे पास ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनको इस्तेमाल किया जाता है न्यूट्रॉन्स की स्पीड को स्लो डाउन करने के लिए। ठीक है, तो हमारे पास ये जो ब्रीडर रिएक्टर्स होते हैं इनके अंदर मॉडरेटर्स की ज़रूरत नहीं होती। वो इसलिए नहीं होती कि जो हमारे पास प्लूटोनियम होता है, ठीक है, यहाँ पे हमने PU नहीं लिखा, प्लूटोनियम जो होता है इसके अंदर फिजन रिएक्शन करवाने के लिए फास्ट न्यूट्रॉन्स की ज़रूरत होती है, इसीलिए एक ब्रीडर रिएक्टर में मॉडरेटर्स का यूज़ नहीं होता, जबकि इसके मुकाबले में जो दूसरे न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं उनके अंदर मॉडरेटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि उन मॉडरेटर्स के थ्रू न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन किया जा सके।
तो स्टूडेंट्स, जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो ब्रीडर रिएक्टर होता है ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है। इसका प्रिंसिपल होता है कि इसके अंदर कंट्रोल्ड फिजन चेन रिएक्शन होता है, यानी कि जो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बनता है फिजन चेन रिएक्शन में, उस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को कंट्रोल किया जाता है। और वो कंट्रोल किसके थ्रू किया जाता है? कैडमियम, ठीक है, कैडमियम या ग्रेफाइट रॉड्स के थ्रू। ठीक है, कैडमियम या ग्रेफाइट की रॉड्स होती हैं, ठीक है, जिन्हें कंट्रोल रॉड्स भी कहा जाता है। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल ऊपर लिख रही हूँ, यानी कि इन्हें कंट्रोल रॉड्स भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो कंट्रोल रॉड्स होती हैं ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को कैसे कंट्रोल करते हैं कि ये उनको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और कंट्रोल रॉड्स के लिए कैडमियम या ग्रेफाइट क्यों यूज़ किया जाता है? इनको इसलिए यूज़ किया जाता है कि जब ये न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करते हैं तो ना तो ये रेडियो एक्टिव बनते हैं और ना ही ये अनस्टेबल होते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम एक डायग्राम के थ्रू मज़ीद अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास कोर मौजूद है। कोर के अंदर फ्यूल मौजूद है, यानी कि यूरेनियम 235, जिसमें जो कि 15 से 30% मौजूद है। और वो मौजूद है यूरेनियम 238 के ब्लैंकेट के अंदर, यानी कि एक चादर की तरह मौजूद है यूरेनियम 238 यूरेनियम 235 के इर्द गिर्द। तो स्टूडेंट्स, इसी फ्यूल के अंदर आप देख सकते हैं कि डिप्ड हैं कंट्रोल रॉड्स। और इस सेटअप के साथ ही आप देख सकते हैं कि ये पूरा सेटअप डिप्ड है एक प्राइमरी सोडियम के अंदर, ठीक है। और स्टूडेंट्स, जो हमारे पास कोर है ये एक और बड़े सिलेंडर में मौजूद है और उस बड़े सिलेंडर के अंदर हमारे पास कोल प्राइमरी सोडियम मौजूद है। और इसी कोर के साथ एक हीट एक्सचेंजर भी मौजूद है। और हीट एक्सचेंजर के साथ आगे हम देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे स्टीम जनरेटर मौजूद है, ठीक है। स्टीम जनरेटर के अंदर जो हमारे पास कर्व्ड यहाँ पे पाइप मौजूद है, उस पाइप में से पानी गुजर रहा है। और इस स्टीम जनरेटर के आगे हम देख सकते हैं कि टरबाइन मौजूद है और टरबाइन के साथ इलेक्ट्रिक जनरेटर मौजूद है। और स्टूडेंट्स, जो टरबाइन है उसके आगे फर्दर हमारे पास यहाँ पे कंडेंसर मौजूद है जिसके थ्रू पानी को कंडेंस किया जा रहा है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब हम इसकी वर्किंग को डिस्कस करते हैं कि जब हमारे पास यूरेनियम 238 को एक फिजनेबल मटेरियल में कन्वर्ट किया जाता है, यानी कि प्लूटोनियम हमारे पास आता है। और प्लूटोनियम के अंदर जब फिजन प्रोसेस होता है तो हमारे पास बहुत लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। उस एनर्जी के रिलीज होने की वजह से टेम्परेचर बहुत हाई हो जाएगा, यानी कि जो कोर में मौजूद हमारे पास प्राइमरी सोडियम है, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है। जब यही हॉट प्राइमरी सोडियम इस हीट एक्सचेंजर में जाता है तो यहाँ पे मौजूद जो हमारे पास कोल्ड सेकेंडरी सोडियम आ रहा था, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पंप के थ्रू हमारे पास एक बहुत लो टेम्परेचर का सेकेंडरी सोडियम आ रहा था, वो अब गर्म होगा, ठीक है। हॉट प्राइमरी सोडियम के जैसे गर्म होगा, उसका टेम्परेचर हाई होगा। और वो जब हमारे पास इस स्टीम जनरेटर की तरफ आएगा तो यहाँ पे जो हमारे पास एक कर्व्ड एक पाइप मौजूद है जिसके अंदर पानी आ रहा है, वो पानी इस हॉट सेकेंडरी सोडियम की वजह से स्टीम में कन्वर्ट होगा। और वो स्टीम फर्दर जाएगी टरबाइन की तरफ और टरबाइन को रोटेट करवाएगी। और टरबाइन की रोटेशन की वजह से इलेक्ट्रिकल जनरेटर के थ्रू आगे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास स्टीम आ रही थी टरबाइन की तरफ, टरबाइन को रोटेट करवाने के बाद वही जो हमारे पास स्टीम है वो हमारे पास जाएगी इस कंडेंसर की तरफ, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कूल कंडेंसर वाटर आ रहा होता है जो कि ऊपर इसी स्टीम को वापस कंडेंस करता है, ठीक है। और यही जो हमारे पास कंडेंस्ड वाटर है ये फिर दोबारा पंप होके जाता है स्टीम जनरेटर में। तो सुनो, जो हमारे पास जो लिक्विड मेटल फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है वो वर्क करता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसके थ्रू। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा।